हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली नोन एज द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोलते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को मैंने जिस प्रकार से आपको बोला कि दीज आर कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है जैसे ये मेरा सी डबल बॉन्ड ओ है, इस सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। आज अगर मैंने इस सी डबल बॉन्ड ओ की एक रिमेनिंग वैलेंसी को, मतलब जो इसकी दो वैलेंसीज हैं, अगर हम लोगों ने एक वैलेंसी को कार्बन की चेन से कंप्लीट कर दिया और दूसरी वैलेंसी को अगर हाइड्रोजन से कंप्लीट करा, सो इट विल बी कॉल्ड एज द एल्डिहाइड। और अगर मैंने इसकी दोनों रिमेनिंग वैलेंसीज को अगर केवल कार्बन से ही कंप्लीट करा तो दैट विल बी नोन एज द कीटोन। सो कार्बोनाइल एंड कार्बोनाइल कंपाउंड आर कंसीडर्ड एज द एल्डिहाइड और कीटोन। तो मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होंगे? जो कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे होंगे दे विल बी नोन एज द एल्डिहाइड और कीटोन। तो सी डबल बॉन्ड मेरा कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अगर इसकी एक वैलेंसी को कार्बन की चेन से और दूसरी वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे एल्डिहाइड कहलाएगा, दोनों को आर से यानी कार्बन की चेन से कंप्लीट करोगे कीटोन कहलाएगा। अब आप देखिए, ऑल एल्डिहाइड हैव कार्बोनाइल ग्रुप बॉन्डेड। सारे के सारे जो एल्डिहाइड होते हैं उनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होगा। जहां पर इस सी डबल बॉन्ड हो, वन साइड कार्बन अनदर साइड हाइड्रोजन, द कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बिटवीन टू कार्बन एटम। कीटोन के अंदर ये जो मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है दोनों तरफ कार्बन चेन से सराउंडेड रहेगा, जबकि अगर एल्डिहाइड में देखें एक तरफ आर और एक तरफ एच कनेक्टेड रहता है। ये मेरे एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, एल्डिहाइड का पहला मेंबर जो होगा वो फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। आप दोनों तरफ एच भी लगा सकते हो और कीटोन के अंदर आपको दोनों तरफ कार्बन की चेन को ही पुट करना है। अब अगर हम इस टॉपिक को देखें तो मैं यहाँ पर इसके कुछ नेमिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर हम कभी भी अगर एल्डिहाइड का नाम अगर लिखना चाहते हैं तो एल्डिहाइड का नाम लिखने के लिए हम लोगों को यहाँ पर सफिक्स लगाना पड़ता है। वो जो मेरा सफिक्स होता है दैट्स कॉल्ड एज द अल, ए एल। जबकि अगर हम लोग अगर कीटोन का नाम अगर लिखना चाहते हैं तो कीटोन का नाम लिखने के लिए मुझे एक सफिक्स लगाना पड़ेगा दैट्स नोन एज द ओन। तो आज अगर आप कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन का अगर नाम लिखोगे तो एल्डिहाइड का नाम लगाने के लिए आपको लंबी कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना है और CHO विल बी डिफाइंड एज अ अल, और कीटोन का जो सफिक्स होता है वो हमारा ओन होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो एक चीज को याद रखिएगा, when other substituent are present however the carbonyl group is assigned position 1, many aldehyde also have common name given as a parenthesis. These are derived from the common name for the corresponding carboxylic acid. Some of them are retained by the IUPAC as acceptable name. इन्होंने यहाँ पर क्या नाम बताया, जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये मेरा कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है, इसमें कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन का मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन और लास्ट में आप क्या लगाओगे? एल सफिक्स लगाओगे, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। आपने कभी देखा होगा इसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। जैसे आज अगर हम लोग इसको अगर देखें तो ये मेरा इथेनल कहलाएगा, क्योंकि दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये मेरा इथेनल कहलाएगा। इसका एक नाम एसिटेल्डिहाइड भी होता है। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और लास्ट में आपका अल आएगा, तो ये मेरा प्रोपेन अल कहलाएगा। प्रोपियोनी एल्डिहाइड भी कहलाता है। अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पर आप इसको नेमिंग अगर करोगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द कार्बन आर प्रेजेंट? 5। फिफ्थ नंबर पर क्लोरीन है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 क्लोरोपेंटेनल। अगर अपन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दो कार्बन है, बेंजीन विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूट, तो दैट विल बी नोन एज द फिनाइल इथेनल। या एसिटेल्डिहाइड जो होता है उसके अंदर हमने एक एच को हटाकर फिनाइल लगा दिया, तो ये मेरा फिनाइल एसिटेल्डिहाइड कहलाएगा। एल्डिहाइड इन विच द CHO ग्रुप इज अटैच्ड
to a ring system, in that condition it is basically behaved as a कार्बेल्डिहाइड। आज अगर आपका CHO कभी भी अगर रिंग से कनेक्टेड है तो उसको अपन कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे बेंजीन से CHO कनेक्टेड है ना, तो इसको अपन बोलते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, या हम इसको बेंजेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन से CHO कनेक्टेड है तो ये मेरा कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। मतलब CHO के लिए दो टाइप के सफिक्स होते हैं। एक जो सफिक्स होता है ना CHO के लिए, वो सफिक्स होता है हमारा अल। ये अल जो होता है ना, ये तो होता है मेरा C इंक्लूडेड, और जो दूसरा जो मेरा सफिक्स होता है वो होता है कार्ब एल्डिहाइड। ये जो मेरा कार्ब एल्डिहाइड होता है ना, ये होता है हमारा C एक्सक्लूडेड। तो जैसे आज आपसे मैंने बोला कि इस मॉलिक्यूल का नाम लिखो, तो आप नंबरिंग करोगे तो बेंजीन को ही नंबर दोगे। तो आज आपका क्या CHO प्रिंसिपल चेन में आ रहा है क्या? आज अगर आप देखोगे इसके पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल, तो उन सारे प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो आपका CHO इज द पार्ट, CHO का जो कार्बन है वो देखो सब में प्रिंसिपल चेन में आ रहा है, मतलब आप उसको नंबरिंग कर रहे हो। लेकिन अगर हम देखें इन दोनों एग्जाम्पल में, तो क्या CHO मेरा लंबी कार्बन चेन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में आपको C एक्सक्लूडेड सफिक्स लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। या जैसे इसको अपन बोलते हैं 2 नैफ्थेलिन कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि नैफ्थेलिन में आपने CHO को लगा दिया। तो यहाँ पर ये मेरे मॉलिक्यूल होंगे। द कॉमन नेम बेंजेल्डिहाइड इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड देन द बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। इनका ऐसा कहना है कि जो कीटोन्स जो होते हैं उनके नाम के आगे हमें ONE को मेंशन करना पड़ता है। The chain in the numbered in the way gives the carbonyl carbon atom lower position number and this number is used as a designate the its position। सिंपल है। इन्होंने बोला अगर आपको कभी भी कीटोन का नाम लिखना है, सिंपली यू हैव टू गिव द नंबरिंग। नंबरिंग आपको हमेशा इस तरीके से देनी है ताकि आपका जो C डबल बॉन्ड है इसको कम से कम नंबर मिले। तो ये मेरे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का ये मेरा कहलाएगा ब्यूटेन और लास्ट में आ जाएगा ओन। अगर हम जैसे इस वाले मॉलिक्यूल का नाम लिखना चाहते हैं, तो इस वाले मॉलिक्यूल का नाम अगर आप लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसको 2 पेंटेनोन भी बोलते हैं, या आप अगर चाहो तो इसको पेंटेन 2 ओन भी बोल सकते हो। बोथ आर द सेम, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर नंबरिंग आपको ऐसा करना पड़ेगा ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, कीटोन को कम नंबर मिले। तो ये हो जाएगा पेंट 4 इन 2 ओन। याद रखिएगा, हम इसको इस बिहाफ पर भी मेंशन कर सकते हैं। या कीटोन की अगर अपन बात करें तो कीटोन को हम इथाइल मिथाइल कीटोन से भी कॉल कर सकते हैं। 2 कार्बन का इथाइल, 1 कार्बन का मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। जैसे अगर अपन देखें तो इधर प्रोपाइल आ जाएगा, उधर मिथाइल आ जाएगा, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन भी हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से नेमिंग कर सकते हो। तो ये हमारा कीटोन का नेमिंग मैंने आपको बताया। दूसरी बात यहाँ पर है, सम कीटोन्स हैव कॉमन नेम्स that are retained in the IUPAC system when it is necessary the name of the CHO group as a prefix. It is methanoyl या formyl इसको बोलते हैं। Called is ethanoyl या acetyl। ये आपको मैं बताता हूँ इनका बेसिकली कहने का मतलब क्या है। अब आप मेरी बात को देखना। इन्होंने ऐसा बोला कि अगर मान लो कभी भी आपका कीटोनिक ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट अगर आ जाए, जैसे अभी तक आप लोगों का कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप एज अ प्रिंसिपल चेन आ रहा था। अब हमारा जो कीटोनिक ग्रुप आएगा अगर वो एज अ सब्स्टिट्यूट आएगा, जैसे ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूट अगर कहलाएगा तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में अल नहीं बोलोगे ना, इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में CHO को 2 नाम से कॉल करते हैं। कौन से 2 नाम से? या तो आप इसके लिए एल्डो वर्ड लगा दो, या फिर आप इसके लिए फॉर्माइल शब्द लगा दो, या फिर आप इसके लिए मिथेनॉइल, स्पेसिफिकली CHO के लिए मिथेनॉइल भी लगा सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथेनॉइल बेंजोइक एसिड, या आप इसको बोल सकते हो 2 एल्डो बेंजोइक एसिड, या फिर आप इसको बोल सकते हो 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। तो आप इसके लिए कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो, इस वाली चीज को याद रखना है। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें
तो ये मेरा इथेनॉइल कहलाता है। तो इसका नाम हो जाएगा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप मेरा मेन ये है, तो ये कहलाएगा 4 इथेनॉइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट विल बी नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर कभी भी ये हमारे एज अ प्रिंसिपल चेन अगर आएंगे तो दे विल बी कंसीडर्ड एज अ सफिक्स। इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज द वर्ड अल या ओन या कार्बेल्डिहाइड। लेकिन इफ दे बेसिकली यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, इन दैट कंडीशन इसके प्रीफिक्स का नाम एल्डिहाइड का एल्डोल, फॉर्माइल या आप लोगों का मिथेनॉइल होता है, और कीटोन का इथेनॉइल मैंने आपको बताया। अब इन्होंने बोला द कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है ना इज अ पोलर ग्रुप, देयरफॉर एल्डिहाइड और कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर वेट। अब हमारा अगला जो टॉपिक यहां पर आ रहा है दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एक बार अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अगर हम समझें तो ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप होता है। आज अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो व्हेन एवर यू विल कंपेयर द कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस कौन से होते हैं? जैसे ये मेरा दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस कौन से होंगे? दे विल हैव द डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। भाई कार्बोनाइल ग्रुप की अगर हम कभी भी बात करेंगे तो हमारे इस कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होगा बच्चों? आज अगर अपन इस कार्बोनाइल ग्रुप को अगर आप देखोगे तो व्हाट विल हैपन, यदि आप इसको कभी भी देखते हो तो यहां पर कार्बन पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस। इधर अगर आप देखोगे तो कार्बन पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस। पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। पोलैरिटी क्रिएट होने के कारण यहां पर अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं दैट आर कॉल्ड एज द डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। आज इनका ऐसा कहना है जबकि एल्केन के बीच के जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, एल्केन के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे दे आर ओनली वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। तो हमारा बेसिकली ऐसा कहना है कि कार्बोनाइल ग्रुप में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, एल्केन में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होते हैं। इसीलिए इन्होंने ऐसा बोला कि कार्बोनाइल ग्रुप का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वह अपने सेम मोलिकुलर वेट वाले एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि द मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस present in the carbonyl compound is comparatively higher than what अट्रैक्शन फोर्सेस अल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये पोलर होता है। तो उसकी वजह से आज अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। However, since aldehyde or ketone cannot have strong hydrogen bonding between their molecules, so they have lower boiling point than the corresponding alcohol. अगर हम लोग अगर देखें तो मैंने बोला कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं दे आर बेसिकली नोन एज द डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। फिर उसके बाद में अगर हम लोग अगर एल्केन की अगर बात करें तो एल्केन में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो मैंने आपको बताया वॉन्डरवॉल होते हैं। और लेकिन अगर हम लोग देखें तो मेरे एल्कोहल में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस मेरे एल्कोहल में क्या है, वो मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आपको भी पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रॉन्ग होने के कारण सबसे ज़्यादा एनर्जी किस बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगी, एल्कोहल वाले को। ऐसे केस में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका और फिर इसका। यानी अगर हम इसको 1 बोलते हैं, हम इसको अगर 2 बोलते हैं और हम इसको अगर 3 बोलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा 3 का होगा, फिर 1 का होगा, फिर 2 का होगा, क्योंकि जिसमें जितने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे उसको ब्रेक करने के लिए उतना ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वैल्यू से भी आप समझ सकते हो ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज ऑलमोस्ट -0.5 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको 0.5 कंसिडर कर लो। अगर हम प्रोपेनल की बात करें तो प्रोपेनल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट्स द 49 डिग्री सेल्सियस। अगर हम देखें यहाँ पर तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा हमारा 58,
और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज द 97.2। वही है ना, सबका मॉलिक्यूलर मास वी आर टेकिंग ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अपने आप में बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। इसलिए कभी भी आप कंपैरिजन अगर करोगे ना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस से, तो ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले को ही देखा जाता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जैसे 60 है, 58 है, 58 है, 58 है, इन दैट कंडीशन आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सेम है ना। आज आप देखो आपके एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 97.2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे 56 आ रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे 49 आ रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो ऐसे केस में इनका वही कंसेप्ट है कि अगर हम देखें तो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो अपने कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड से भी ज्यादा होता है और एल्केन से भी ज्यादा होता है, क्योंकि एल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। The carbonyl oxygen atom allows molecule of aldehyde and ketone to form strong hydrogen bond to molecule of water. As a result, low molecular weight aldehyde and ketone shows appreciable solubilities in water. Acetone and acetaldehyde soluble in water in all proportion. इन्होंने बोला कि अब अगर अपन सोल्यूबिलिटी की बात करें, जैसे आपने ये तो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली कि अगर आप कभी भी एल्डिहाइड का कंपैरिजन या कीटोन का कंपैरिजन अगर आप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर करते हो तो वहां पर सिंपली व्हाट यू हैव टू सी, सिंपली यू हैव टू सी द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। अगर आप कभी भी एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन कीटोन एल्डिहाइड कीटोन में अगर आपस में बात करोगे तो सिंपली यू हैव टू सी द मोलिकुलर मास। अब बात आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में इनका ऐसा कहना है कि चूंकि कार्बोनाइल जो हमारे ग्रुप होते हैं दे आर एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, तो ऐसी परिस्थिति में आज अगर हम देखें तो चूंकि उनमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है, इसका मतलब वो वाले जो मेरे मॉलिक्यूल होंगे दे विल बी कंसीडर्ड एज वॉट, वो मेरे वाटर में सॉल्युबिलिटी को मेंशन करेंगे, वो मेरे वाटर में सोल्यूबल होंगे। तो मेरे जो कार्बोनाइल कंपाउंड है दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वो हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। आज अगर आप देखोगे क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा वो बात तो है ही सही, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि कार्बन की जो चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर की होती है। तो यदि हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, जैसे ये मेरे को फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है, फिर ये मेरे को एसिटेल्डिहाइड दे रखा है, फिर ये मेरे को कीटोन अगर दे रखा है, और फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते चले जाएंगे, ऐसे परिस्थिति में अगर आप कभी भी इनके किसका कंपैरिजन करेंगे, अगर आप जैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट का अगर कंपैरिजन करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो उस केस में 4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 3 का कम होगा, 2 का और कम होगा, 1 का और कम होगा। लेकिन अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे तो सोल्यूबिलिटी विल बी रिवर्स्ड हियर, हमारा 1 का ज्यादा होगा, 2 का कम होगा, 3 का कम होगा, 4 का और कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की चेन हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर ये हर टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी यहां पर बता रखी है। आज आप देखोगे जैसे इसको आप देखो, ये मेरा इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल क्यों, क्योंकि आज आप देखो नंबर ऑफ कार्बन अगर आप देखोगे ना तो 12 है। 12 होने के कारण ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर आप देखोगे एसिटोफिनोन भी हमारा क्या इनसोल्यूबल है, लेकिन अगर आप देखोगे जहां पर 4-5 कार्बन है दे आर सोल्यूबल, कोई स्लाइटली सोल्यूबल होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता जा रहा है, आज आप देखो एज द मोलिकुलर मास इज इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोलिक्यूल इंक्रीजिंग हियर, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। Above table lists the physical properties of a number of common aldehyde and ketones. Some aromatic aldehyde obtained from the natural source have very pleasant fragrance. वो यहाँ पर आपको बता दिया। ये कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे बेंजेल्डिहाइड हुआ, वैनिलीन हुआ, सैलिसिल एल्डिहाइड हुआ, सिनेम एल्डिहाइड हुआ। यहाँ पर अगर अपन इसको देखें पाइपरोनोल को, तो ऐसे केस में ये वाले जो मेरे मोलिक्यूल कहलाएंगे दे विल बी कंसीडर्ड एज वॉट, ये वाले मेरे कंपाउंड जो होते हैं दे आर बेसिकली सोल्यूबल इन वाटर। आज अगर ये वाले कंपाउंड मेरे यहाँ पर ये वाले जो होते हैं ना कुछ नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, तो इनके अंदर एक स्पेसिफिक फ्रेगनेंस होती है, तो ये वाले जो कंपाउंड होंगे ये स्पेसिफिक फ्रेगनेंस वाले कंपाउंड होते हैं। अब अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर अपन एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है ऑक्सीडेशन।
आज अगर हम ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, एल्कोहल का अगर आप लोग कभी भी अगर ऑक्सीडेशन अगर करोगे तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आज अगर हम लोग कभी भी किसकी प्रेजेंस में करते हैं, अगर मैंने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अभी अगर मैंने किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर करा, तो आपने अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ले लिया तो मेरा जो एल्कोहल है, यहाँ पर अगर हम प्राइमरी एल्कोहल की बात करें तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही अगर ये मेरे प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, देन आवर आंसर विल बी व्हाट, मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट विल टर्न इनटू द एल्डिहाइड हियर। तो आज अगर मुझे कभी भी प्राइमरी अल्कोहल अगर दे रखा है और मैंने प्राइमरी अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीड, अब जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ पर हमने एक टर्मिनोलॉजी मेंशन कर रखी पीसीसी। पीसीसी इज बेसिकली पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आज अगर मैंने पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट अगर यूज में ले रखा है तो ये मेरा पीसीसी कहलाएगा। आज जो ये मेरा पीसीसी जो होता है ना, इट्स बेसिकली नोन एज व्हाट, ये मेरा पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर ये मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये मेरे एल्कोहल को क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, आज अगर अपन देखें तो ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर ले लिया K2Cr2O7। अगर हम K2Cr2O7 की बात करें तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड होता है इट्स नोन एज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये जो मेरा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारे प्राइमरी अल्कोहल को सीधा कन्वर्ट कर कर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, एल्डिहाइड पे रोकता नहीं है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसी परिस्थिति में ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये मेरे मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड पर रोकेगा नहीं, ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। लेकिन बाय स्पेशल डिस्टिलेशन मेथड हम लोग यहाँ पर इस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर जैसे ऑक्सीडेशन अगर हम करवाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, ऑक्सीडेशन कैन बी अफेक्टेड विद द एसिडिक केमिनोफोर K2Cr2O7 और पीसीसी। मैंने बताया था पीसीसी इज बेसिकली पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो कि मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन द डाइक्लोरोमीथेन। अगर पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट की अगर आप बात करोगे तो ये वाला जो कंपाउंड होता है इसका स्ट्रक्चर होता है पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हमारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। PCC is a selective oxidizing agent used for the oxidation of primary alcohol to aldehyde only। हमारा ये जो PCC होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये मेरे प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा और करने के बाद में मेरे प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद एल्डिहाइड बनाएगा। अगर मुझे कभी भी सेकेंडरी एल्कोहल अगर दे रखा होगा तो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल पीसीसी से ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद में कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज अगर आपको कभी भी प्राइमरी अल्कोहल अगर दे रखा है, अगर आपने कभी भी उसको ऑक्सीडाइज अगर करा विद हेल्प ऑफ द पीसीसी, एक तो हमारा टर्मिनोलॉजी होता है पीसीसी और एक टर्मिनोलॉजी होता है पीडीसी। पीडीसी का मतलब क्या होता है, पीडीसी इज बेसिकली पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। आज अगर हम पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट की अगर बात करें तो ये जो मेरा होगा ना, ये पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट ये मेरा पीडीसी कहलाता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट की अगर बात करो तो ये मेरा पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट आयन कहलाएगा। ये भी मेरा क्या कहलाता है, इट्स बेसिकली वोट, ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होता है ये भी मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इनका काम प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अगर आपने पीसीसी या पीडीसी में से कुछ भी ले लिया तो यहाँ पर मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैंने सेकेंडरी एल्कोहल अगर ले लिया तो मेरा जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो पीसीसी पीडीसी की प्रेजेंस में कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा
तो मेरा जो आंसर आएगा दैट विल टर्न इनटू द एल्डिहाइड और कीटोन। इस प्रकार से हम यहां पर कर सकते हैं। एक दे रखा है रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। बच्चों एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है केवल पाइरिडिन, सॉरी पैलेडियम। पैलेडियम इज बेसिकली कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो कहलाता है ना, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आज अगर आपको कभी भी एसिड हेलाइड अगर दे देगा, एसिड हेलाइड इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, आज अगर हमको कभी भी पैलेडियम अगर दे देगा तो पैलेडियम इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो मेरे एसिड हेलाइड को रिड्यूस कर कर सीधा एल्कोहल बना देता है। यहां तो हम लोग क्या करते हैं, पैलेडियम के साथ साथ में बेरियम सल्फेट को भी यूज में लेते हैं। यहां पर याद रखना इसको थोड़ा सा, बेरियम सल्फेट जो होता है वो यहां पर पॉइजनस सब्सटेंस की तरह यूज में लिया जाता है। तो जैसे ही यहां पर अपन ने पॉइजनस सब्सटेंस अगर लिया तो ऐसी केस में यहां पर इसको थोड़ा सा क्विनोलिन के साथ भी, उसके ट्रेस ऑफ अमाउंट के साथ भी पॉइजन किया जाता है। तो यदि मेरे को यहां पर एक कंपाउंड अगर दे रखा है बेंजोइल क्लोराइड या आपको एलिफेटिक एसिड हेलाइड अगर दे रखा है, तो ये वाला मॉलिक्यूल जैसे इसको रिड्यूस करेगा तो रिडक्शन के बाद में यहां पर 2H में से एक H तो Cl के साथ रिएक्शन कर कर HCl निकाल देगा और एक H मेरा जुड़ जाएगा। तो मेरा जो कंपाउंड होगा, अगर आपने RCOCl ले रखा है तो RCHO बन जाएगा, और अगर आपने बेंजीन COCl अगर ले रखा है तो बेंजीन CHO बन जाएगा। कुल मिलाकर हमारे इस वाली रिएक्शन के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है दैट विल टर्न इनटू द एल्डिहाइड ओनली। तो अगर आपको कभी भी एसिड हेलाइड अगर दे रखा है और अगर मैंने एसिड हेलाइड का अगर रिडक्शन कभी भी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में करा, तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में करने पर माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द एल्डिहाइड हियर। मेरा कंपाउंड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। वहां पर एक्चुअली बेरियम सल्फेट जो है वो पॉइजन की तरह बिहेव कर रहा है, जो हमारी रिएक्शन को बेसिकली डिक्रीज कर देगा और हमारी रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाएगी। दिस स्पेसिफिक नेम ऑफ द रिएक्शन इज द रोसेनमुंड रिडक्शन। तो यदि आपको कभी भी क्या दे दिया जाए, अगर आपको कभी भी यहां पर एसिड हेलाइड अगर दे रखा है और आपने अगर उसको रिड्यूस अगर करा, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, इट विल टर्न इनटू द एल्डिहाइड हियर। अब कुछ बातें, HCHO कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। आप पता है इस वाले मेथड से आप जैसे कभी सोचोगे मैं फॉर्माइल क्लोराइड अगर ले लूं और अगर मैंने इसका रिडक्शन कभी भी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से करा, तो आप सोचोगे यहां पर भी हम 2H को यूज में ले लेंगे, एक HCl के साथ रिएक्शन कर कर HCl बना लेगा और इधर मेरा फॉर्मेल्डिहाइड प्लस HCl निकल जाएगा। तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है। ये मेरा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है ना, इट्स अनस्टेबल हियर। सिंस इट इज द अनस्टेबल, सो ऑफ कोर्स द फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल हियर। ये वाला कंपाउंड जो रहता है ये मेरा अनस्टेबल होने के कारण फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन पाएगा। ये एक्चुअली CO प्लस HCl के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है। ये ऐसे फॉर्माइल क्लोराइड के कॉम्बिनेशन में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, अगर हम लोग अगर देखें तो BaSO4 एक्ट एज अ पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट PD और PT। मैंने आपसे बोला ना, ये जो बैरियम सल्फेट है ना, ये एज अ पॉइजनस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये मेरे पॉइजन की तरह बिहेव अगर कर रहा है, इसीलिए क्या करता है, इट प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्कोहल। ये मेरा बेरियम सल्फेट इज बेसिकली पॉइजन हियर। तो वो क्या करेगा, आज अगर आप अकेला पैलेडियम अगर लोगे या अकेला प्लेटिनम अगर लोगे तो आपका मॉलिक्यूल विल टर्न डायरेक्टली इनटू द अल्कोहल। लेकिन यहां तो बेरियम सल्फेट बेसिकली बिहेव एज अ पॉइजन। तो ऐसे केस में जैसे ही मेरा एसिड हेलाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी रिएक्शन को वहीं प्रिवेंट कर देगा, मेटेलिक पोर्ट्स जो होते हैं उनको फिल कर देगा ताकि रिएक्शन नहीं हो सके और मेरा जो कंपाउंड रहेगा वो एल्डिहाइड पर ही आकर रुक जाएगा। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, ये वाली जो मेरी रिएक्शन होती है इसका नाम होता है रोसेनमुंड रिडक्शन। अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों को जो अगला मेथड पढ़ना है दैट इज बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। हम लोग एक्चुअली यहाँ पर
एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो दूसरा मेथड अपन पढ़ेंगे उसका नाम होगा यहाँ पर क्या, हम लोगों को कैल्शियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके जो होमोलॉग्स जो होते हैं उसको हमें, मतलब उसमें भी मैं कैल्शियम सोल्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड को बेसिकली यूज में ले रहा हूँ। आप चाहो तो कैल्शियम सोल्ट ऑफ कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो, वहां पर हम लोगों का एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन बन जाएगा। अपन बेसिकली ये मानते हैं अभी कि हमने जैसे मान लो कैल्शियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लिया, तो जैसे अगर आपने कैल्शियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जैसे ये मेरा RC डबल बॉन्ड OOH है। आज अगर मान लो आपने इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई, तो जैसे अगर आपने इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर करवाई, तो यहां से ये तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, H को रिलीज करेगा, यहां से मेरा OH रिलीज हो जाएगा। जैसे अगर मैंने OH को रिलीज करा और इधर से H को रिलीज करा, ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, ये मेरा बन जाएगा कैल्शियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो मेरा कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये वाला जो कंपाउंड रहेगा, आपने जैसे इसको गर्म करा तो गर्म करते ही यहां से CaCO3 निकल जाएगा, और जैसे CaCO3 निकल जाएगा हमारा मोलिक्यूल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट विल बी देयर, और इस प्रकार से माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द कीटोन। अब अगर मान लो जैसे मेरे को एल्डिहाइड अगर बनाना है, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपने दो कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज में लिया, अगर हम लोग देखें, अगर तुमने एक R को अगर एक R ही रखा, लेकिन अगर हम देखें आपने दूसरे R की जगह पर अगर H कर दिया, तो एक R पर R आ जाएगा, दूसरी की जगह H आ जाएगा। आप देखो ना, मैंने यहाँ पर एक क्या ले रखा है, एक तो मैंने ले लिया यहाँ पर कैल्शियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक मैंने ले लिया कैल्शियम सोल्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड। तो अगर मैंने इनका डिस्टिलेशन अगर करा, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है इधर से R निकलेगा, उधर से H निकलेगा, और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज अगर आप लोगों ने कभी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा फॉर्मिक एसिड अगर लिया और उनका ड्राई डिस्टिलेशन अगर आपने करा, तो मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। Aldehyde can be obtained by this process only when at least one of the salt of the carboxylic acid is the calcium format। आज अगर एक आपने कैल्शियम फॉर्मेट अगर ले रखा है, तो ही आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट गिविंग ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट सच दैट व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट आर हीटेड, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ये बनेगा। अब ये भी एक चीज आप देख लीजिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, अब देखना। इन्होंने बोला कि अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर गिवन टू यू। जैसे इनका ऐसा कहना है कि एक अगर मान लो जैसे मैंने CH3COOH ले लिया, और एक मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड, और आज अगर मैंने एक ले लिया नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड और एक मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड, अब ऐसे केस में मैंने इनका कैल्शियम सोल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन करना है, तो आपको पहले इसका कैल्शियम सोल्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसका कैल्शियम सोल्ट अगर बनाओगे, कैल्शियम सोल्ट आप कैसे बनाओगे, कैल्शियम सोल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CaOH के होल्ट वाइज को यूज में लेना है। तो जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन बेस के साथ में करवाई, ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल है, ये वाला मेरा मोलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू व्हाट, ये मेरा कैल्शियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने इसकी रिएक्शन CaOH के होल्ट वाइज के साथ में करवाई, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये वाला मेरा मोलिक्यूल भी कैल्शियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि अगर आप इन दोनों का क्या करना चाहते हो, अगर आप इन दोनों का ड्राई डिस्टिलेशन अगर करोगे, तो बताए 3 केसेस बनेंगे। अगर तुमने ये दोनों एसिड अगर लिए और इनका अगर कैल्शियम सोल्ट अगर बनाया, तो हो सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बार अकेले इसके साथ रिएक्शन कर ले, एक बार हो सकता है कैल्शियम, भाई आपके पास क्या है, आपके पास एक एसिटिक एसिड और आपके पास एक फॉर्मिक एसिड है। अब मैंने उन दोनों को बेस के साथ रिएक्शन करवाया CaOH के होल्ट वाइज के साथ,
तो इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है मेरा एसिटिक एसिड ही रिएक्शन करे, इट मे बी पॉसिबल हो सकता है मेरा फॉर्मिक ही करे, या ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करें। अगर वो मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर रिएक्शन करेंगे तो एक यहां पर सोल्ट इनके कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो सोल्ट बनेगा वो सोल्ट क्या बनेगा, इनके कॉम्बिनेशन से जो यहां पर सोल्ट बनेगा दैट विल व्हाट, वो वाला जो मेरा सोल्ट रहेगा वो हमारा क्या बनेगा, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा दैट विल बी द CH3 C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा O और इधर आ जाएगा Cl। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला भाई whenever you are using 2 carboxylic acid, in that condition whenever that 2 carboxylic acid will react with each other in the presence of the calcium hydroxide, in that condition what I want to tell you, 3 type of the salt of the carboxylic acid will form. The one will be known as the calcium acetate, यहां पर अपन इसको CH3 मेंशन कर देते हैं। अनादर इज बेसिकली नोन एज द कैल्शियम फॉर्मेट और इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट एसीटेट। अब आपने इनको गर्म करना है, जैसे ही आप गर्म करोगे यहां से CaCO3 निकलेगा, यहां से CaCO3 निकलेगा और इधर से भी तुम्हारा क्या निकल जाएगा, यहां से भी CaCO3 निकल जाएगा। तो आपके 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक का नाम होगा एसीटोन, एक का नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड और एक का नाम होगा एसिटाल्डिहाइड। तो इन्होंने ऐसा बोला कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट गिव ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट, अगर आपने कभी भी मिक्सचर ऑफ 2 एसिड अगर ले लिया, उनका सोल्ट अगर ले लिया, तो ऐसे केस में एक प्रोडक्ट तो आपका बनेगा CH3CHO, ये आपके सामने मेंशन कर रखा है, एक प्रोडक्ट बनेगा आपका HCHO, ये आपके सामने मेंशन कर रखा है, और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3COCH3। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पर, ये इन्होंने क्या कहना चाह रहा है, ये अगर हम लोग अगर देखें तो इनका बेसिकली मीन जो है वो है CH3COCH3 से। तो यहाँ पर जो बनेगा ना प्रोडक्ट, वो एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इट विल बी नोन एज द एसीटोन हियर। तो हमारे 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे, द फर्स्ट वन इज द एसिटाल्डिहाइड, अनदर इज फॉर्मेल्डिहाइड और अनदर इज एसीटोन। भाई आप खुद सोचिए ना, मेरे को शुरू में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे, मेरे से बोला सबसे पहले तो आप इनका कैल्शियम सॉल्ट बनाओ, as I will draw the calcium salt of these molecule, in that condition now what will happen, एक बार अकेला ये रिएक्शन कर कर सोल्ट बनाएगा, एक बार अकेला ये रिएक्शन कर कर सोल्ट बनाएगा, एक बार हो सकता है दोनों के कॉम्बिनेशन से सोल्ट बने, फिर इसमें से अगर CaCO3 निकलेगा, इसमें से CaCO3 निकलेगा, उसमें से CaCO3 निकलेगा, एक आपका एल्डिहाइड बनाएगा, दूसरा एल्डिहाइड बनाएगा, तीसरा एसीटोन बनाएगा। तो इनका ऐसा कहना है कि whenever 2 different carboxylic acid you are using and if you will heat that molecule, in that condition आपका यहाँ पर decomposition होगा, distillation होगा और मेरा molecule will turn into the एल्डिहाइड और कीटोन। अगर हम देखें स्टीफन्स रिडक्शन, यहां पर मैंने यहां पर एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करना है, एज आई विल डू द रिडक्शन ऑफ द अल्काइल साइनाइड। तो एल्काइल साइनाइड का आप जैसे रिडक्शन करेंगे SnCl2HCl की प्रेजेंस में, आप लोगों ने सुना होगा ना, एस ब्लॉक के जो लोअर मेंबर्स होते हैं ना, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वेरिएबल वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने SnCl2 की रिएक्शन अगर 2HCl के साथ करवाई तो स्टैनस बेसिकली एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ द Sn+2 एज वेल एज Sn+4। तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन करने के बाद में SnCl4 बना लेंगे और 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे। ये जो 2 मेरे नेसेंट हाइड्रोजन हैं that will attack on the pi bond, as that will attack on the pi bond, शुरू में मेरा जो मोलिक्यूल रहेगा that will turn into what, वो मेरा कंपाउंड एल्ड इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में जब मैं इस मोलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो आपके हाइड्रोलाइसिस के बाद में मेरा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू द एल्डिहाइड हियर। जैसे ही मेरा कंपाउंड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी इस रिएक्शन का नाम स्टीफन्स रिडक्शन है। अगर आपने यहाँ पर बेंजीन अगर ले लिया और अगर आपने बेंजीन पर CN अगर लगा दिया तो कंपाउंड इज कॉल्ड एज द बेंजोनाइट्राइल। अगर मैंने बेंजोनाइट्राइल को सबसे पहले SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में अगर रिड्यूस अगर करवाया
तो ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल रहेगा that will turn into the SnCl4O2H that will attack on the Cn और as that will attack on the Cn मेरा जो मॉलिक्यूल है ऐसा बनेगा। और बाद में अगर आपने इसका हाइड्रोलाइसिस अगर कराया तो ये वाला जो कंपाउंड रहेंगे that will turn into the CHO, हमारा आंसर बेंजील्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कभी भी एल्काइल साइनाइड अगर ले लिया और whenever they will be reduced in the presence of what, in the presence of the SnCl2HCl, then they will turn into the aldehydes, हमारा वो वाला मोलिक्यूल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस केवल आप उससे एल्डिहाइड ही बना सकते हो। अब हमारे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आ रहे हैं विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर व्हाट, हमारे यहाँ पर कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ रहे हैं जो हमारे कीटोन के फॉर्मेशन के लिए है। जैसे 2 डिग्री का एल्कोहल, आज अगर आप कभी भी 2 डिग्री के एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन अगर करते हो, हम लोगों ने इस वाले पॉइंट को एल्कोहल वाले चैप्टर में भी डिस्कस करा था कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इज इजी, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री का एल्कोहल जो रहता है ना, जैसे KMnO4 और K2Cr2O7, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो तो क्या करते हैं कि अगर उसके सामने अगर प्राइमरी एल्कोहल अगर आ रहा है तो वो तो क्या करेंगे, उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे सबसे पहले एल्डिहाइड एंड दैट एल्डिहाइड विल रैपिडली टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपकी रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुकना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने 2 डिग्री का एल्कोहल अगर ले लिया, मैंने अगर इसको CrO3 K2Cr2O7 H+ मीडियम में अगर करा, तो यहाँ से OH से H निकलेगा, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है इससे भी H निकलेगा, और इनिशियली जो मेरा कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू द कीटोन हियर। लेकिन इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। आज अगर अपन देखें तो ये जो मेरा कीटोन है ना, इसका ऑक्सीडेशन आगे और संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए CC बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग क्या बोलते हैं, तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारा मॉलिक्यूल में हीट गिवन होगा। तो ये वाली रिएक्शन मेरी यहीं पर रुक जाएगी। द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन by heating them with specific reagent with the aluminum tertiary butoxide in presence of acetone known as the Oppenauer oxidation। यहाँ पर इन्होंने एक ऑक्सीडेशन और बोला है, वो ऑक्सीडेशन क्या बोला है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने बोला कि आज अगर आपने कभी भी सेकेंडरी एल्कोहल अगर ले लिया और अगर आप लोग कभी भी उस सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करते हो, तो अगर आपने कभी भी सेकेंडरी एल्कोहल अगर लिया, ये मैंने सेकेंडरी एल्कोहल ले रखा है, अगर मैंने उस सेकेंडरी एल्कोहल का ये लिख रखा है द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन बाय हीटिंग देम विद स्पेसिफिक रिएजेंट एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। अगर आपने इसको एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज्ड अगर करवाया, तो जैसे अगर आप इसको एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाओगे, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड मेरा ये वाला होता है। तो जैसे ही अगर आपने इसको एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज्ड अगर करवा दिया, ऐसे केस में यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, H का निकलना, OH से H निकलेगा और OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां से भी H निकलेगा। लेकिन पता है जैसे यहां से H निकलेगा, इन H को एक्सेप्ट करने के लिए हम यहां पर कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज में लेंगे। हम यहां पर क्या यूज में लेंगे, वी विल यूज हाइड्रोजन एक्सेप्टर हियर। ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या करेगा, जैसे यहां से जो H हाइड्रोजन को निकालने का काम कौन कर रहा है, ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने यहां से हाइड्रोजन को निकाला, दीज हाइड्रोजन विल बी रैपिडली एक्सेप्टेड बाय द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इस कंपाउंड का जो नाम होता है इट इज नोन एज द पेराबेंजोक्विनोन। ये जो मेरा पेराबेंजोक्विनोन जो होगा, इट्स द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये पता है ये 2 हाइड्रोजन को लेने के लिए एक पेड़ पर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये मेरे 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद में मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू द क्विनोल, मेरा कंपाउंड क्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से
जैसे ही H निकला, दिस कंपाउंड विल टर्न इनटू द एसीटोन हियर, ये वाला कंपाउंड मेरा एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में जब 2 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे और इफ वी विल यूज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर हियर, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस मेथड इज बेसिकली नोन एज व्हाट, ये वाला जो मेरा मेथड होगा इट्स कॉल्ड एज द ओपेनोयर ऑक्सीडेशन, ये वाला जो मेरा मेथड होगा दैट इज कॉल्ड एज द ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। तो आपको याद रखना है, अगर मैंने कभी भी अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसी भी एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में एक्सेप्टर के साथ अगर करवाया तो मेरा मॉलिक्यूल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सेप्टर हमारा रिड्यूस हो जाएगा। K2Cr2O7 अगर ले रखा है, ये मेरा 2 डिग्री का अल्कोहल है। आपको भी पता है कि K2Cr2O7 भले से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्राइमरी को तो एसिड बना देंगे लेकिन सेकेंडरी को कीटोन ही बनाएंगे। फर्दर अगर हीट करा तो आगे कुछ होने की पॉसिबिलिटीज है, वरना नहीं होगा। अगली रिएक्शन जो आ रही है इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पहले ही डिस्कस कर रखा है। आज ये मेरा बेंजीन है, अगर मैंने बेंजीन की रिएक्शन अगर मान लो एसिड हेलाइड के साथ में करवाई इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो मैंने क्या बोला बच्चों, आज Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, एज द Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, मेरा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू द RCO+, और ये जो मेरा RCO+ जो इलेक्ट्रोफाइल है इट विल अटैक वेयर, ये वहां पर अटैक करेगा जिधर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है। बेंजीन में सब जगह पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बराबर है, जैसे ही बराबर है तो मेरा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर लाइक दैट। तो कभी भी अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर दे रखी हो तो आप आंसर इस प्रकार से निकालोगे। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स और एरोमेटिक कंपाउंड। आप इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर मैंने एनहाइड्राइड अगर ले लिया, अगर आपने एनहाइड्राइड अगर लिया तो एनहाइड्राइड में भी आपको पता है कि हमें CO के बाद वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। कार्बन पर प्लस आएगा और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। जैसे ही मेरे कार्बन पर प्लस आएगा और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा तो ये वाला जो मेरा प्लस है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 प्लस विल अटैक ऑन व्हाट, हमारा जो प्लस रहेगा वो बेंजीन पर अटैक करेगा। ARH इज बेसिकली बेंजीन हियर, जैसे ही बेंजीन पर अटैक करेगा तो इधर वाले का एसिड बन जाएगा, उधर वाले का कीटोन बन जाएगा। अगर आपने C2H5COCl लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, Cl is accepted by this molecule, carbon will get the positive, positive will attack on the benzene। जैसे उसने बेंजीन पर अटैक करा तो ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल है, ये वाला कंपाउंड मेरे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक रिडक्शन आता है ZnHAgHCl की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का जो नाम होता है इट्स कॉल्ड एज द क्लीमेंसन रिडक्शन। ये जो मेरा क्लीमेंसन रिडक्शन जो होगा, ये मेरा क्लीमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करने के बाद एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी नोन एज द प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। तो अगर आप लोग कभी भी इसका रिडक्शन अगर करवाओगे, हाउ यू विल डू द रिडक्शन, आप इस प्रकार से इसको करवा सकते हो। एक आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आपको भी पता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या है। अगर हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर बात करें, अगर किसी भी कार्बन और मेटल के बीच में अगर कोई भी डायरेक्टली बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है तो ये वाला जो बॉन्ड होता है इसमें आयोनिक कैरेक्टर के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। अगर इसमें आयोनिक कैरेक्टर के साथ साथ जब कोवेलेंट कैरेक्टर भी अगर आएंगे तो वो मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे मेरा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इसका नाम होता है डाई एल्काइल कैडमियम। आज अगर हम लोग डाई एल्काइल कैडमियम की अगर बात करें तो दिस डाई एल्काइल कैडमियम इज बेसिकली अवर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अब जैसे अगर मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन अगर नॉर्मल सी बात करी, जैसे मुझे कभी भी एसिड हेलाइड अगर दे रखा है RCOCl और मैंने अगर इस RCOCl की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ में करवाई
तो आपसे मैंने क्या बोला कि कभी भी अगर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो जैसे अगर आपने बॉन्ड को ब्रेक करा, आर पर आ जाएगा माइनस और सी डी पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि हमेशा मेटल पर तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। और ये जो मेरे आर पर माइनस आया, ये क्या करेगा, आर सी डबल बॉन्ड होके बाद वाले ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। जैसे ये डबल बॉन्ड होके बाद वाले ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, तो मेरा जो कंपाउंड रहेगा इट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला कंपाउंड मेरा एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यू विल गेट द आंसर एज अ कीटोन। तो कभी भी अगर आपको रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर दे दे, या आप यहाँ पर जरूरी नहीं डाई एल्काइल कैडमियम लो, आप यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी यूज में ले सकते हो। अगर मैंने RCOCl अगर यूज में लिया, और अगर मैंने उस RCOCl की रिएक्शन अगर मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अगर करवाई, तो जैसे अगर मैंने उसकी रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई, आपको भी पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कहाँ से बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही मेरे R पर माइनस आएगा और Mg पर प्लस आएगा, ये वाला माइनस विल रिप्लेस द क्लोरीन, और एज दिस माइनस विल रिप्लेस द क्लोरीन, मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू द कीटोन हियर, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रिग्नार्ड में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है। इफ एनी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज गिवन टू यू इन दैट कंडीशन, विच बॉन्ड यू हैव टू ब्रेक, दैट इज द फिक्स, दैट यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन और मेटल। आपके कार्बन पर माइनस आएगा, मेटल पर प्लस आएगा, और यू विल गेट द आंसर इन फॉर्म ऑफ द कीटोन। कंसेप्ट इज नोन एज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अभी अपन ने ये पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तुमने यहाँ पर दोनों के दोनों अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ले लिया, मतलब एक भी फॉर्मिक एसिड नहीं लिया, दोनों के दोनों दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ले लिए, और आपने अगर इसको कभी भी गर्म करा, तो जैसे एज यू विल हीट दिस मॉलिक्यूल, यहाँ से क्या निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा, और जैसे यहाँ से CaCO3 निकलेगा, मेरा जो कंपाउंड रहेगा इट विल टर्न इनटू द कीटोन, और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा। जैसे ही हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा, वी विल गेट द आंसर। तो कभी भी अगर मान लो आप लोगों को यहाँ पर क्या दे दें, अगर कोई भी दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सोल्ट अगर दे रखा है, तो आप उससे कीटोन को बना सकते हो। ये मेरे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे किसके, कार्बोनाइल कंपाउंड के। हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है वो मैंने बताया।